हेलो एवरीवन। ये हमारा ज्योग्राफी रटो मत समझो सीरीज का लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, टाइम जोन, डेटलाइन इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। और हम बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। तो अगर आपको पहले से भी कुछ नॉलेज है, आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी जानते तो अब आप इसमें जान जाओगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से ही चलेंगे, ताकि कोई भी अगर न्यू एस्पिरेंट भी है तो उसको भी आसानी से समझ में आ सके। तो देखो, सबसे पहला हम याद कर लेते हैं कि क्या अक्षांश होता है, क्या देशांतर होते हैं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेकिन हमें हमेशा इनमें कंफ्यूजन होती है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। तो हमेशा याद रखना कि लेटीट्यूड से क्या, लेटा हुआ, ऐसी फीलिंग आ रही है। लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ, तो ये वाली जो लाइनें होती है वो होती है लेटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, इसका मतलब खड़ा हुआ, लंबा खड़ा हुआ सा। तो वो ऐसी वाली जो लाइनें होती है वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूड। तो अब आप कभी कंफ्यूज मत होना, अगर ये कंफ्यूज भी हो जाओ कभी आप लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। तो लॉन्गिट्यूड लंबा और लेटीट्यूड से लेटा हुआ, तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं और ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ये हमारी अक्षांश और ये हमारी देशांतर। तो सबसे पहले हमने इस कंफ्यूजन को दूर कर लिया। अब इन दोनों जो लाइन है ये होती है हमारी 0 डिग्री इक्वेटर। इन दोनों के लाइन के बीच में जो ये लाइन जो होती है पैरेलल होती है, और इनके बीच में डिफरेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड में जो डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा कि इक्वेटर पर ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होता है, ये आपको दिख ही रहा है इसमें जैसे। और लेकिन जब हम इस पोल की ओर मूव जाते हैं, पोल की साइड जाते हैं, तो इसमें जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। लेटीट्यूड अक्षांश, इसके जो डिस्टेंस होता है वो 11 किलोमीटर। टोटल लेटीट्यूड कितने होते हैं, और ये एक इमेजरी लाइन है। ये हमने ज्योग्राफी को अच्छे से समझने के लिए, स्थान का निर्धारण करने के लिए, इसलिए हमने ये जो लाइन है, इमेजरी लाइन है, वो बनाई है। वास्तविक में ये लाइन नहीं होती है, ये इमेजरी लाइन है, तो इसको ध्यान रखना। तो टोटल कितनी है 89, 89 0। कौन सी है, अक्षांश रेखाएं। एक ये 0 डिग्री वाली हो गई 1, और इधर 89 और इस साइड भी 89, तो टोटल हो गई ये 179। इसके बाद ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो 0 डिग्री है ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर में ज्यादा होता है, वो आप देख ही सकते हो, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे आपको देखने को कम मिलेगा पोल के पास। और ऑल लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सभी जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। टोटल ये कितनी होती है 179, 179, एक 0, 360। देखो कैसे, ये हो गई हमारी, ये जो आपको अलग से हल्की सी रेड रेड कलर में दिख रही है ये होगी प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो एक ये हो गई हमारी 0 डिग्री, और इसके इस साइड जैसे 179, इसके 179, लेकिन इसके पीछे भी तो होगी ना, जो अभी हमें को इस डायग्राम में हमें नहीं दिख पा रही है। तो ये टोटल होती है 360। इस तरीके से होती है, जैसे 0 डिग्री, फिर इधर साइड 179, फिर इधर साइड 179, और एक इसके जो पीछे होगी, क्योंकि अभी हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं 2D डायमेंशन में, लेकिन अर्थ तो हमारी गोल है ना, तो उसमें भी पीछे वाला जो पार्ट होता है वो इसमें ऐड होता है, वो वाली लाइन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को यहाँ पर समझ लिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इंपॉर्टेंस देखो क्या होती है, कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान का स्थान निर्धारित करने में ये मदद करती है। उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पर है वो हमको जानने में ये मदद करती है। ठीक है, जैसे अगर हमारी अर्थ है, तो हमारी जैसे मान लो ये है हमारा अर्थ, तो इसमें ग्लोब पर हमारी जो अर्थ इंडिया की लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो वो हमें दिखेगी नॉर्थ ईस्ट में। जब हम इसको पूरे ग्लोब को लेकर देखेंगे तो हमारी जो इंडिया की जो लोकेशन है वो होगी नॉर्थ ईस्ट में। तो ये किसी भी उसकी भौगोलिक स्थिति को जानने में मदद करती है, समय का निर्धारण करने में, स्थान का उसमें मदद करती है। अब आपको प्राइम मेरिडियन लाइन जो क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्राइम मेरिडियन लाइन किन किन कंट्री से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम, और ये लास्ट में अंटार्कटिका। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो, बुर्किना फासो। तो आपको ये जो लाइन है क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसके लिए रेडी रहना और इसको हमेशा याद रखना कि अगर यूपीसी में नहीं भी आता तो स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो ये हमारी क्या है, 0 डिग्री पर होती है, ये जो इसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली। अब हमारे भारत का देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और जो इसका देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर यूपीएससी इस तरह से आपको फंसाएगा, तो आपको यहाँ पर अब ध्यान देना है कि यहाँ पर भी ईस्ट ही है और यहाँ पर भी ईस्ट ही है, और यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर भी नॉर्थ है। तो हो सकता है यूपीएससी क्या करे, इसमें इधर नॉर्थ लिख दे यहाँ पर और यहाँ पर कर दे साउथ, या फिर क्या कर सकता है एग्जामिनर, यहाँ पर ईस्ट है तो यहाँ पर वेस्ट लिख देगा और यहाँ पर कर देगा ईस्ट, ईस्ट ही रहने देगा। तो अगर आपने ये बारीक से ध्यान नहीं दिया तो आप ये गलती कर आओगे एग्जाम में। इसलिए ही मैंने आपको ये डायग्राम बना के यहाँ आपको दिखाई है इंडिया की लोकेशन कि क्यों। अब जब हम इस पार्ट को देखते हैं, मान लो ये हो गया, तो ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा ईस्ट हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो ईस्ट में ही आ रहा है, और ये हमारा जैसे नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो पूरा नॉर्थ में ही आ रहा है। इसलिए जो हमारी अर्थ की जो लोकेशन आएगी वो नॉर्थ ईस्ट में ही आएगी। तो अगर एग्जामिनर घुमा भी दे एग्जाम में, वेस्ट कर दे, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, या साउथ कर दे, ईस्ट ईस्ट है और नॉर्थ नॉर्थ है। अब देखो, फिर से देखो, हमारा जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। अब हमारी जो अर्थ की ये वाली जो लाइन है कितने किलोमीटर है, 3214, और जो हमारी ये वाली लाइन है ये है 2933। ठीक है। अब आपको देखना है कि कर्क रेखा कौन कौन से, तो हम थोड़ा मैपिंग का भी, इंडिया के जो मैपिंग का पार्ट है वो भी करते चलेंगे कि जो हमारी कर्क रेखा है, जैसे आपको पता है कि ये हमारा जो ग्लोब है उसमें 3 रेखाएं होती है, एक इक्वेटर होती है, एक यहाँ पे कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गई हमारी मकर रेखा। ठीक है। तो उसमें से अब राजस्थान, वो हमारे इंडिया से कौन सी निकलती है, कर्क रेखा कहां से निकलती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो अब आप ये देखना, जैसे छत्तीसगढ़ बीच में छूट गया था ना अभी मुझसे, तो आप गलती मत करना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपको ये चीजें कैसे याद होगी, सिर्फ ऐसे लिख के नहीं, ये सब देख के, मैप में आपको जितना ज्यादा आप मैप में देखने की आदत डालोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना लंबे समय तक आप उस चीज को याद रख पाओगे। अब देखो, मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए ही मैंने इस वाले पार्ट को हाईलाइट किया है कि आप यहाँ पर गलती मत करके आना, एग्जामिनर यहीं पर आपको कंफ्यूज करेगा। अब आगे चलो, और ये भी देखते रहना, आपके लिए होमवर्क है कि हमारे जो जैसे मान लो चाइना है, तो चाइना से भारत के कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर लगती है, बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर लगती है, तो आपको ये करना है, पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर लगती है, तो ये भी सब आपको फिर देखना है, क्योंकि आप खुद से देखोगे तो खुद करके ज्यादा सीखोगे। तो कर्क रेखा कहां से मूव करती है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आप देखो, अर्थ जो हमारी रोटेट करने में, पूरा एक घूर्णन करने में 24 आवर का समय लेती है। अब 24 आवर में हर एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आया 1440। अब 24 आवर में वेस्ट टू ईस्ट हमारी जो अर्थ है वो घूमती, कितने डिग्री तक घूमती, 360 डिग्री तक, और हमारे लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जानना है कि हमारे जो अर्थ 1 डिग्री घूमने में जो हमारी लॉन्गिट्यूड है वो 360, हमने अभी ऊपर यहाँ पे आपको देखा ही था, यहाँ पर हमने जब काउंट किया था, तो जब ये हमारे 360 डिग्री है, और हमें ये देखना है कि अब 1 डिग्री में कितनी मिनट हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा, 1440 में 360 को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 4 मिनट। तो हमें पता लग गया कि 1 डिग्री में 4 मिनट होती है। उसी तरह से फिर 15 डिग्री में कितनी होती है, तो 60 मिनट होती है। तो प्राइम मेरिडियन से इंडिया जो है वो 5-5.5 घंटे आगे है। हम जो है जो टाइम, अगर यहाँ पर हमारे 5:30 हो रहे हैं, पीएम हो रहा है अगर हमारे इंडिया में, तो वहां पर क्या टाइम हो रहा होगा, वहां पर अभी 12 ही बज रहे होंगे, क्योंकि जो हमारी
अर्थ है वो रोटेट वेस्ट टू ईस्ट करती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब क्वेश्चन करेंगे कि आपने समझा है इस चीज को या फिर बस ऐसे ही सुन लिया है। अब देखो क्वेश्चन है कि 10 डिग्री वेस्ट पर 11 AM हो रहा है, तो 10 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम होगा। ठीक है, तो अब हमें कैसे निकालना है। मान लो ये है 0 डिग्री, बात हो रही है वेस्ट की, इसका हम प्लस करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अब हमें पता है 1 डिग्री में 4 मिनट होती है, तो 20 में कितनी होगी, तो 20 इंटू 4 कर दिया, तो आ गया हमारा 80 डिग्री, सॉरी 80 मिनट हमारा आ गया आंसर। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 1 आवर 20 मिनट, क्योंकि हमें टाइम बताना है वहां पर। तो अब आपको ये बताओ कि अब हम 11 AM में इसको प्लस करें कि माइनस करें, सोचो थोड़ा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हम भारत जो हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, जिस वजह से यहां पर वो जो है टाइम की शुरुआत वो होती है पहले हो जाती है। तो यहां पर क्या टाइम होएगा, आंसर आएगा इसका 12:20 PM। ठीक है, और ये वाला जो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको सोल्व करना है और इसके बाद आपको उसका कमेंट में आंसर देना है, वरना आपको कैसे पता लगेगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा। थोड़ा और समझो इसी चीज को। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो ये इस डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, और आपको पता है जो सन है वो इधर साइड से, मान लो ये सन, ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट ये मूव कर रही है, तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो टाइम की इस साइड से होती है। तो अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो आप टाइम को खोगे या पाओगे। तो आपका आंसर होगा कि हम टाइम को खो देंगे। क्यों खो देंगे, क्योंकि अगर यहां पर 11 बज रहे हैं तो यहां पर 12 बज रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन में घुमा दूं कि अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो तो आप टाइम को खोते हो या पाते हो, तो आपका आंसर होगा कि हम टाइम को पाते हैं, क्योंकि यहां तो 12 बज रहे थे और अगर जब हम यहां पहुंच गए तो यहाँ वही 11 बजे का टाइम हो गया। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप यहाँ पर कभी कंफ्यूज ना हो कि यहाँ आपको प्लस करना है कब माइनस करना है, तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज को। वेस्ट टू ईस्ट जाने पर हम टाइम को खोते हैं। चलो अब आपसे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन भी है, मतलब ये इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्वेश्चन फॉर्म में इस तरह की चीजें आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अर्थ जब रोटेट करती है, मतलब घूर्णन करती है, तो उससे कौन कौन सी चीजें हैं जो होती है, उससे दिन और रात बनते हैं, कॉर्लियस फोर्स क्रिएट होता है, इसको हम क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट में और भी ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, जल धाराएं जो चलना शुरू होती है, हवाएं जो चलती है, पवन समीर, वो होते हैं अर्थ रोटेट होने पर। अब अर्थ का रिवोल्यूशन होने से क्या होता है, परिक्रमण, जो वो सन के चारों ओर घूमती है। जैसे मान लो ये सन हो गया हमारा और अर्थ यहाँ से ऐसे से रिवोल्यूशन उसका हो रहा है, परिक्रमण उसका हो रहा है। तो उससे कौन कौन सी चीजें होती है, उससे हमारे वर्ष बनते हैं, सीजन मौसम बनते हैं, डे नाइट। अब आप कहोगे आपने डे नाइट इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया, तो अब कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि यूपीएससी, और इस पर ध्यान देना, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है। क्योंकि ये जो होता है डे नाइट, बिग और स्मॉल, मतलब कि दिन बड़ा होगा या रात छोटी होगी, या रात बड़ी होगी या दिन छोटे होंगे, तो ये किस पर डिपेंड करता है, अर्थ के रिवोल्यूशन पर। अब ये देखो इसमें इसमें दिखाया गया जैसे स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटमन सीजन, विंटर सीजन, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आपको याद रहेगा हमेशा ये चीज क्या हो रही है, सन के चारों ओर रिवोल्व, है ना। तो अब आप हमेशा याद रखना कि जो दिन में जो रात बड़ी होगी, दिन छोटे होंगे, ये सब किससे होता है, रिवोल्यूशन पे होता है। चलो अब देखो, जो हमारे सन पर जिस तरह से आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पर अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्वेटर पे जो सनलाइट है वो सीधे आती है जैसे इसमें दिख रहा है, और यहाँ पर डिस्पर्स हो जाती है, यानी कि फैल जाती है।
तो यहाँ पर क्या होता है, इस एरिया में जो हीट की मात्रा है वो बहुत ज्यादा प्राप्त होती है कंपैरेटिवली इसके। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम क्लाइमेटोलॉजी सारी चीजें पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें वहां बहुत ज्यादा काम देती है। तो इसलिए जो लेक्चर है, आपको एक बार में अगर सारी चीजें आप ग्रेस्प ना कर पाओ तो आप इसको एक बार दोबारा से देख सकते हो। अब आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आए, क्योंकि अब सिंपल सिंपल तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। जैसे मान लो अगर अर्थ एक्सिस और भी ज्यादा झुका होता तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता, बढ़ जाता। जैसे कि अभी तो 23.5 डिग्री है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा और झुकी होती है हमारी अर्थ तो वो और ज्यादा डिस्क्लोज होती जो हमारी अर्थ है, तो उसमें और ज्यादा टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता। लेकिन वहीं अगर हमारा जो अर्थ एक्सिस से कम होता तो वहीं पर ही हमारा क्या होता, टेम्परेचर में कमी आ जाती। तो यूपीएससी क्वेश्चन इस तरह से कुछ बनाकर पूछ सकता है, आप याद रखना। और एक चीज और का ध्यान दो, जैसे अब आपको इस डायग्राम में एक और चीज समझने की जरूरत है। जैसे जब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसको चाहे नॉर्थ और ये साउथ पोल, तो यहां पर क्या होगा, जब मतलब यहाँ पर 6 महीने के, आप सुनते हैं ना, 6 महीने की दिन और 6 महीने के रात होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल पर। इसी तरह से इस वाले डायग्राम को देखो, तो यहाँ पर ये कवर है और ये थोड़ा सा खुला हुआ है, तो ये वाला ज्यादा डिस्क्लोज हो रहा है इस टाइम में, और इस टाइम में ये वाला ज्यादा डिस्क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। सीजन किससे बनते हैं, ये वाली चीजें ध्यान रखना, आगे और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी जब हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। क्यों हम ये चीजें यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये डायग्राम आप फिर से देखो, इसमें ये वाला पार्ट जो है वो सन के उसमें खुला हुआ है और ये ढका हुआ है, यहाँ पे मतलब अंधेरा है। इधर ये वाला जो पार्ट है वो ढका हुआ है और ये वाला जो डिस्क्लोज हो रहा है। तो वो जो रीजन है कि 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन, वो यही रीजन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं, ध्यान रखना। देखो मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आया था 2013 प्रीलिम्स में ही, अलग अलग ऋतुओं में, मौसम में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो ये देखो देखो यूपीएससी ने दो क्वेश्चन एक जैसे दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, स्थान की अक्षांशीय स्थिति, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। तो इसको जैसे हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर हम आते हैं, क्योंकि आपको भी ये ऊपर बहुत अच्छे से समझाया भी गया, तो ध्यान देना। यहाँ पर सिर्फ सिंपल ये लिखा हुआ है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस। तो मैंने आपको क्या बताया, आप इस चीज को भूलना मत। जो रिवोल्यूशन सन के ओर वो कर रही है अर्थ, उसकी वजह से डे नाइट में जो परिवर्तन होता है कि दिन लंबे होंगे, रात छोटी होगी, रात लंबी होगी, डे छोटी होगी, किस वजह से होता है, वो इसी की वजह से। तो इसका आंसर भी डी ही आएगा, वो इसलिए ही मैं आपको इतना ज्यादा ऊपर वो समझा रही थी। और क्वेश्चन देखो कि अगर पृथ्वी पर उपस्थित हर एक बिंदु पर वार्षिक स्तर पर 6 मंथ का दिन और 6 मंथ की नाइट होती है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है। तो आप सोचोगे कि नहीं ये तो गलत है, फॉल्स, आप इसको टिक करके आ जाओगे कि सिर्फ 6 मंथ के डे और 6 मंथ की नाइट तो सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होते, तो ये तो कहते हैं हर एक बिंदु पर। तो ये कैसे संभव है। अब आप ये सोचो, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों है, वो इसलिए है कि एक टाइम तो हमारा ऐसा रहता है कि हाँ दिन भी सेम होता है और रात भी सेम टाइम के लिए होती है, और लेकिन एक टाइम होता है विंटर में जब रात ज्यादा लंबी होती है और दिन छोटे हो जाते हैं। समर में क्या होगा, दिन लंबे हो जाएंगे, रात छोटी हो जाएगी। तो जब ओवरऑल निकाला जाएगा, एवरेज जब ओवरऑल निकाली जाएगी तो उसमें यही आएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि पृथ्वी पर उपस्थित हर एक बिंदु पर वार्षिक स्तर पर 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट होती है। फिर से क्वेश्चन देखो, यदि अर्थ, ये सब आपके थोड़े दिमाग पे सोचने के लिए और उसको खोलने के लिए कि आपने समझा चीजों को नहीं समझा, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा या नहीं समझा, कि यदि अर्थ का अक्षांशीय झुकाव 0 डिग्री होता तो अर्थ के किसी भी भाग में मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो अब ये यहाँ पर हम जो अर्थ 0 डिग्री पर जो मतलब जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है कि यदि अर्थ का अक्षांशीय झुकाव 0 डिग्री होता तो अर्थ के किसी भी भाग में मौसमी परिवर्तन नहीं होता। ट्रू है या फॉल्स है। तो अब आप सोच में पड़ गए होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू ही है। क्यों ट्रू है, क्योंकि
जो अर्थ जो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है ना, उसकी वजह से डे और नाइट में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और ये आगे चलकर मौसम में परिवर्तन का कारण बनता है। वो सुनते हैं जब फिर क्लाइमेटोलॉजी में बढ़ते हैं ना, हम सुनते हैं इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, तो इसकी वजह से फिर वो उत्पन्न होती है। अब हमको पता है कि जब हमारा, जैसे ये इंडिया है, थोड़ा सॉरी बिल्कुल ही वैसा बना दिया। ये हमारा इंडिया और ये हमारी कर्क रेखा जा रही है। तो एक टाइम आता है कि जब जो अर्थ है उसकी जो लोकेशन, सॉरी सन है, उसकी जो लोकेशन होती है वो कर्क रेखा पर आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तिब्बत के पास भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और फिर ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून का आना और वर्षा होना, ये सारी चीजें किस क्यों होती है? मौसम में परिवर्तन हो रहा है, सूर्य की जो मूवमेंट हो रही है वो कर्क रेखा पर आ गए हैं, तो ये जो सारी चीजें गतिविधियां होती है, इसमें ये जो हमारी अर्थ जो झुकी हुई है, जिसकी वजह से डे और नाइट में डिफरेंस क्रिएट होता है, उससे मौसम परिवर्तन होता है और फिर ये आगे चलकर इंस्टेबिलिटी को पैदा करती है। अगर सोचो, अगर हमारी अर्थ 0 डिग्री पर होती तो हमारा यहाँ पर जो रहना है वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जो वर्षा होना है, सारी चीजें होना है, वो झुकी हुई है, उसी रीजन से है। यहाँ पर जो जीवन का जो संभव बन पाया है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो उसी रीजन से, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो 23 डिग्री झुकी हुई है। तो अब आप इस 23 डिग्री झुकी हुई की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो कि क्यों इस पे जो लाइफ है वो संभव हो पाई है, उसके झुकने की वजह से। क्योंकि और फिर अब आप इसकी इंपॉर्टेंस का समझो कि इससे डे नाइट में डिफरेंस क्रिएट होता है, फिर मौसम में परिवर्तन होता है, लाइन को बार बार बोल रही हूँ, इससे इंस्टेबिलिटी आगे जाकर क्रिएट होती है, और इसको हम और भी क्लाइमेटोलॉजी में अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए इतना, और आपको मेरा इनिशिएट पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, क्योंकि जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट को क्लाइमेटोलॉजी नहीं क्लियर होती है, क्योंकि वो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने उन्हीं लाइनों को बार बार रिपीट भी किया है। तो आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार भी सुनो सकते हो, पर क्लियरिटी रखना जरूरी है। और आपको इनिशिएट पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता भी सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ। धन्यवाद।